बेटी की बात सुनकर शैली की मां शारदा गुस्से में बड़बड़ाते हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है। ये जो दुर्लभ नजारा अभी आपने देखा ना, ये शैली के घर के ड्राइंग रूम में होने वाली एक आम बातचीत है। शैली गुप्ता एक 27 साल की बेरोजगार निठल्ली किस्म की लड़की है। नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। बात बस इतनी है कि नौकरी शैली को करनी नहीं है, घर के काम इससे होते नहीं है, पढ़ाई उससे तो भगवान ही बचाए बाबा। पूरा दिन ये शैली नाम का जीव गुप्ता परिवार के ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ टीवी के रिमोट के बटन दबाता हुआ पाया जाता है, और अगर गुस्से में मां शारदा उससे रिमोट छीन ले तो बाकी का समय वो अपने कमरे में टिक 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 मोबाइल के बटन दबाते हुए बिता देती है। शाम के समय, सुनिए, मैं जीजी के यहाँ जा रही हूँ, रात तक लौटूंगी। उनकी बेटी की गोद भराई है। अब हमारे जीवन में तो ये फलाना नहीं है, दूसरों के बच्चों की गोद भराई देख कर ही खुश होना पड़ेगा हमें तो। शारदा ननद सुमित्रा के यहाँ गोद भराई के फंक्शन में पहुंच गई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सभी रिश्तेदार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, लेकिन शारदा, उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। यूं तो दिल में खुशी उसे भी थी, लेकिन बेचारी का क्या कसूर। जब भी वो किसी लड़की की शादी की रस्म होते हुए देखती तो उसके मन में भी अपनी बेटी को देखकर कसक उठती, और चाहकर भी ये खींच वो अपने चेहरे से छिपा नहीं पाती। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद, भाभी एक बात बताओ, पूरे 4 साल छोटी है मेरी डिम्पी आपकी शैली से। अरे डिम्पी का भी रिश्ता हो गया, 2 महीने बाद शादी है। क्या सोचा है आपने अपनी शैली के बारे में? शादी नहीं करनी आपको बेटी की? उम्र भर घर में बिठा कर रखेंगे क्या? अरे मुझे क्या पूछ रही है जीजी? ये सवाल तो अपने भाई साहब से पूछिए ना। सर पर चढ़ा कर रखा है उन्होंने अपनी बेटी को। अरे इतना तो कोई लड़कों को भी नहीं बिगाड़ता जितना उन्होंने अपनी लड़की को बिगाड़ लिया है। अब आप ही बताओ, लड़की को किसके सर मर दे, जहाँ जाएगी उम्र भर हमारी नाक कटवाएगी। इससे तो अच्छा वो हमारे घर पर ही ठीक है। अरे जो कहना सुनना है हम ही कह लेते हैं, कोई बाहर वाला आकर बेइज्जती तो नहीं कर रहा हमारी। अरे भाभी, आपने कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। और ये बात मत बोलो कि ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाकर रखी हुई है। आपकी शैली की भी कोई जोड़ी जरूर बनाई होगी ऊपर वाले ने। बस आपको उसके लिए उसके हिसाब का लड़का ढूंढने की जरूरत है। एक बात बताओ, वो पिंटू याद है क्या आपको? कौन पिंटू? आपकी ननद का बेटा? हाँ, ठीक पहचाना। वही मेरी ननद का बेटा पिंटू। पूरे खानदान में बदनाम था वो। हर कोई यही कहता था इस निकम में नकारा लड़के का ब्याह कभी नहीं होगा, ऐसे ही कंवारा रह जाएगा। लेकिन मेरी ननद ने अपने बेटे का घर बसाया, एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी, और देख लो सुधर गया। आज अपना घर परिवार संभाले बैठा है, नौकरी भी करता है, सब सुख से चल रहा है। और भाभी अच्छी बिगड़ा है, शादी के बाद सुधरते देखे हैं मैंने। हमारी शैली को ऐसी बिगड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर। आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। आप तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ लीजिए उसके लिए, बाकी सब समय के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? अपनी लड़की को मैं झेल नहीं पा रही हूँ, कौन उसकी हरकतें बर्दाश्त कर पाएगा? काम चोर तो बचपन से थी, लेकिन यही उम्मीद थी कि चलो 4 पैसे कमा कर लाएगी तो कोई उसकी अच्छी नौकरी देखकर उसे ब्याह ले जाएगा। लेकिन ये तो इतनी नालायक निकली, न इसे घर के काम करना पसंद है न नौकरी। इतना ही नहीं, अपने खुद के काम भी नहीं कर सकती हमारी लड़की। माँ हूँ मैं उसकी, बताने में भी शर्म आती, लेकिन जो है सो है, अब छुपाने से क्या फायदा। भाभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसने कहा आप अपनी लड़की को विदा करके ससुराल भेजिए? मैं सिर्फ लड़की की शादी करने की बात कर रही हूँ, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद लड़की ससुराल ही जाएगी। आपकी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। अरे शादी के बाद लड़की ससुराल नहीं जाएगी तो क्या लड़का विदा होकर हमारे घर आएगा? मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, आप पूरी बात तो सुनिए मेरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी शैली के लिए ऐसा लड़का देखिए जो शादी के बाद आप लोगों के साथ आप ही के घर में रहने को तैयार हो जाए। और फिर जब पता हो कि अपना सिक्का खोटा है तो उस खोटे सिक्के को बाजार में थोड़ा कायदे से चलाया जाता है। अब अगर खुद ही सबको बता दोगे हमारे सिक्के में खोट है भाई, तो उसे कोई क्यों लेने लगा? अरे दीदी, मैं अपनी लड़की की शादी की बात कर रही हूँ और आप अपना खोटा सिक्का बाजार में चलाने निकल पड़ी। आप रहने दो भाभी, आपकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी। अब तो लग रहा है शैली की शादी की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। आप और भाई साहब से कुछ नहीं होने वाला। लड़की की शादी की उम्र निकल गई, फिर सारी उम्र बैठकर पछताते रहना है आप लोगों को। अरे इस तरह से लड़कियों को घर में बिठाया जाता है क्या?
शारदा ने ननद सावित्री को शैली के बारे में समझाने की कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन सावित्री कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में सावित्री ने पूरी जान लगा दी थी और उसकी मेहनत का परिणाम ये था कि शैली के लिए विनोद नाम का एक लड़का मिल गया था, जो कि घर जवाई बनकर शारदा के घर पर रहने के लिए तैयार हो गया था। भाभी अब बिना देर करे चिट मंगने पट ब्याह करो लड़की का। बड़ी मुश्किल से खोज कर लाई हूँ आपकी लड़की के लिए ऐसा लड़का जिसके साथ पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं शैली के। बुआ जी के दबाव के कारण शारदा और उसके पति इनकार नहीं कर पाते और इस तरह शैली की शादी विनोद के साथ हो जाती है। शादी के बाद विनोद बेटा, शादी को काफी दिन हो गए। जीजी ने बताया था महीने का 1 लाख कमा लेते हो आप, लेकिन आप तो एक दिन भी ऑफिस के लिए नहीं गए। आपने छुट्टियां ले रखी है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं तो अपनी मर्जी का राजा हूँ। कैसी बात कर रहे हो बेटा, नौकरी नहीं करते तो फिर ये महीने का 1 लाख? अच्छा, आपका अपना बिजनेस होगा? अरे नहीं मम्मी जी, कोई बिजनेस नहीं है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। पिछले महीने 2 लाख रुपए लगाए थे, महीने के अंत में 1 लाख हो गए। तो आप ही बताओ कितनी इनकम हुई? 1 लाख ना। अरे क्या कहा? उसे कमाना नहीं गंवाना कहते हैं। मैं तो कहती हूँ बेटा जी, जो बीत गया सो बीत गया। अब शादी हो गई है आपकी, ठीक है, आप घर जमाई बनकर हमारे घर में ही रह रहे हो, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बेटा, कुछ काम धंधे के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ऐसा करो, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो। अरे मम्मी जी, नौकरी मुझसे नहीं होगी, और हर इंसान का जन्म ना किसी की चाकरी करने के लिए नहीं होता। राजयोग लिखा है मेरी कुंडली में, मैं किसी। शारदा का तो दामाद विनोद की बातें सुनकर सर चकरा गया था, लेकिन नई नई शादी थी, इसलिए दामाद का अपमान करना भी ठीक नहीं था। इसलिए बेचारी शारदा कड़वे घूंट पीकर रह जाती है। अरे जीजी, अब तो मन्नत पूरी हो गई ना आपकी, शैली की शादी हो गई, और देखो किस्मत है, आपके दामाद भी मिल गया और बेटी को विदा भी नहीं करना पड़ा। अच्छा ऐसा करो, कल शैली और दामाद जी को हमारे घर खाने पर भेज देना। अच्छा ठीक है छोटी, मैं बोल दूंगी, दोनों आ जाएंगे। अगले दिन चाचा जी के बुलाने पर विनोद और शैली चाचा के यहाँ डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या तरीका हुआ? दामाद को बुलाया आपने तो कम से कम 5 तरह की मिठाई तो मंगानी चाहिए थी। चाची जी, क्या ऐसा अपमान करने के लिए बुलाया था आपने? 1 तरह का मीठा ला कर रख दिया मेरे सामने। अरे नहीं बेटा, आप नाराज मत हो, मैं अभी मंगवा देती हूँ। आप बताओ आपको क्या क्या खाना है? सबसे पहले तो चाची जी आप ढंग का कुछ नाश्ता मंगवाओ। ये समोसे खिलाना बहुत पुराना फैशन हो गया है, और आप किसी अच्छा रेस्टोरेंट देखकर 1-2 अच्छी डिश भी ऑर्डर कर देना। आपके हाथ के समोसे खाकर मुझे समझ में आ गया कि डिनर भी आप कैसा बनाया होगा। अरे बेटा जाओ, दामाद को जो भी पसंद है लेकर आओ, हमारे मेहमान है भाई। डिनर से लौटने के अगले दिन, बुरा मत मानना जीजी, लेकिन आपसे अपने मन की बात बता रही हूँ। विनोद बाबू के अलावा भी घर में 3 दामाद आए, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान करने में कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन आपके दामाद तो कल ऐसा तमाशा खड़ा किए हमारे घर आकर कि क्या बताऊं आपको। चाची ने डिनर पर हुई सारी घटनाएं शारदा को बता दी, जिन्हें सुनकर शारदा शर्म से पानी पानी हो गई। एक दिन बुआ सावित्री शारदा से मिलने आती है। अरे विनोद बेटा, कैसे हो तुम? कुछ काम देखा तुमने? क्यों, अपनी दूसरी बेटी की भी मुझसे शादी करवाने वाली है क्या? मैं काम करूँ ना करूँ, या सारी उम्र निठल्ला बांटकर अपने ससुराल वालों की रोटियां तोड़ूं, आपको क्या करना है? अरे बेटा, ये कौन से तरीके से बात कर रहे हो? मैं बस पूछ रही थी ना, कहीं नौकरी शुरू करी या नहीं? अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी बना रही है आप, जैसे आपकी भतीजी तो जिले की कलेक्टर लगी हुई है ना, जिसे मैं महीना 1 लाख कमा कर दूंगा। आज तक जैसे अपनी बेटी को बिठाकर खिला रहे थे, अब मुझे भी खिलाएंगे। और वैसे भी ये इतनी धन दौलत पैसा आखिर किसके काम आने वाला है? गलती हो गई भाभी, जो आज मैं आपके घर आ गई। आज के बाद मैं तो आपकी चौखट पर पांव भी नहीं रखने वाली। अरे इतना मुंहफट और बदतमीज दामाद है आपका, अब तो आपके दरवाजे पर कोई मेहमान कदम रखने से भी घबराएगा। बुआ जी तो उल्टे पैर वापस लौट गई थी। गुजरते समय के साथ विनोद की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। बुआ जी के साथ जो हुआ, गुजरते वक्त के साथ वो बात आई गई हो गई थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी आते हैं। भाई साहब, ये कैसा लड़का अपनी बेटी के लिए ले आया? आपके घर के दामाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया भाई, कुछ बात हुई है क्या? आप खुलकर बताइए। माना कि आपका दामाद घर जमाई है, कोई नौकरी नहीं करता, उससे भी मोहल्ले में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका दामाद कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, कम से कम इस बात पर तो आपको नजर रखनी चाहिए। रोज शाम को आपका दामाद विनोद नुक्कड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को भद्दे कमांड पास करता है। मेरी बेटी ने कई बार शिकायत की है उसकी,
लेकिन आपका दामाद है, बस इसी संकोच में कभी आपसे बोल नहीं पाया, लेकिन आज तो हद ही पार कर दी। वहां नुक्कड़ पर 2 आवारा लड़कों के साथ बैठकर बियर पी रहा आपका दामाद। माना कि आज के जमाने में हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐसे चौराहे पर बैठकर शराब पीना शरीफ घर के बेटे दामादों के लक्षण नहीं होते भाई। आप अपने दामाद को कहिए जो कुछ भी करना है 4 दीवारों के अंदर करें। और हाँ, कॉलोनी की बहन बेटियों की तरफ नजर उठाकर देखा तो फिर हम भी भूल जाएंगे कि वो शैली का पति और आपका दामाद है। पड़ोसी की बातें सुनकर मानव शारदा और हरिओम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये विनोद एक नंबर का निकम्मा नकारा है, ये बात तो मैं शादी के 1 सप्ताह के अंदर ही समझ गई थी, लेकिन ये समाज में हमारी ऐसी नाक कटा देगा ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपका दामाद हमारा सम्मान नहीं करता, घर आए मेहमानों का अपमान करता है, जिसके कारण मेहमानों ने हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दिया। नौकरी नहीं करना चाहता, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आज जो हुआ इसे निकम्मापन नहीं कमीनापन कहते हैं। इससे तो हमारे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है। पर अब बस, अपनी नालायक बेटी की शादी के मोह में बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। अरे ऐसे कमीने दामाद को उम्र भर झेलने से तो अच्छा है हम अपनी बेटी को कंवारी रख लेते। तुम्हारी बात एकदम सही है भाग्यवान, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। अपनी बेटी के दोष पर पर्दा डालने की हड़बड़ी में हमने शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी, न कुछ पूछा न जानने की कोशिश की। अब तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। रास्ता है माँ, आज तक आप इसलिए चुप थे क्योंकि आप अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हमें विनोद को कड़े शब्दों में समझाना होगा कि इस घर में रहना है तो मर्यादा में रहना होगा। ठीक कह रही हो बेटा, ऐसे दामाद से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को सारी उम्र अपने घर पर बिठा कर रख लूं। शारदा और हरिओम ने कठोर फैसला ले लिया। जैसे ही हरिओम ने उसे नौकरी करने के लिए दबाव डाला, उसने शैली को छोड़ने की धमकी देना शुरू कर दिया और अंत में वही हुआ जिसका अंदाजा शारदा को पहले से था। विनोद घर छोड़कर चला गया था, लेकिन शैली वो अब अपने अंदर धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने अपने आलस्य और काम चोरी की बहुत बड़ी कीमत पहले ही चुका दी थी और अब उसकी आंखें खुल गई थी। सस्ती रसोई में कांच के बर्तन। रवि, ये क्या है? कहाँ ले आए तुम मुझे? तुमने तो कहा था शादी के बाद हम बड़े घर में शिफ्ट करेंगे, जिसकी बड़ी सी बालकनी होगी, एक मॉड्यूलर किचन होगा, साथ ही गेस्ट के लिए अलग कमरा होगा। मगर ये तो एक कमरे की खोल ही निकली। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने झूठे वादे क्यों किए थे मुझसे? इस 1 BHK के घर में कैसे होगा सब? अरे जान, छोटी शुरुआत ही तो बड़ी मंजिल की निशानी होती है। धीरे धीरे हमारे पास सब होगा। छोटी शुरुआत? इसे शुरुआत कहते हो तुम? ये घर तो गुड़िया के घर जैसा लग रहा है। इंसानों के रहने लायक किस एंगल से लग रहा है ये? सोने के लिए बेडरूम भी सिर्फ एक, और हम 3। अब हम तीनों कहाँ सोएंगे? काफी देर से चुपचाप खड़ी माही की सास बोलती है, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? रवि धीरे धीरे सब मैनेज कर लेगा। माँ जी, मैं बस पूछ रही थी, अब आप ही बताइए ना, इस एक कमरे के फ्लैट में कहाँ सोएंगे आप और कहाँ हम? बहू, मैं तो रसोई के पास जमीन पर सो लूंगी। जब से शादी हुई है आदत है मुझे, तू चिंता ना कर। नहीं माँ जी, आप जमीन पर नहीं सोएंगी, ये कैसे होगा? मैं ही सो जाऊंगी वहां। अरे पगली, तो अभी आई है, लक्ष्मी है तू हमारे घर की, तो रानी की तरह है। मुझे तो वैसे भी इन सब की आदत है। अरे बस अब बहस बंद करो, कमरे में हम दोनों रहेंगे और माँ वही रसोई के पास। रवि माही को लेकर कमरे में आ गया। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कमरे की खिड़की खुलती ही, क्या यही सपना दिखाया था तुमने मुझे? मैं सोच रही थी शादी के बाद जब मैं अपने कमरे की खिड़की खोलूंगी तो बाहर पेड़ दिखेगा, हरियाली दिखेगी, जो आंखों को सुकून देगा। बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर बैठकर सुकून से चाय की चुस्कियां लूंगी, लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलने पर पड़ोस की दीवार दिखती है। अरे जान, तुम सपने देखा करो, बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो, ये वादा है मेरा। रवि, तुम्हें पता भी है किचन का हाल कैसा है? टाइल्स तक टूटी हुई है, सिंक से पानी टपक रहा है, ऊपर से रैक भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कांच के सेल्फ लगे होंगे, थोड़े मॉडर्न से, सबको दिखाने लायक। अरे जान, मॉडर्न किचन अभी हमारे बस की बात नहीं है, पर धीरे धीरे सब कर लेंगे ना। धीरे धीरे? शादी तो अभी हुई है ना। कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या सोचेगा? सब कहेंगे देखो बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और घर की हालत तो देखो, ढंग से रहने की जगह तक नहीं है। मुझे तो अपनी इज्जत रखनी। अरे यार, क्या बोले जा रही हो? इज्जत इज्जत? टाइल्स और घर से थोड़ी ना इज्जत आती है जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। वाह, दिल से इज्जत। और लोग जब देखेंगे ना तो यही कहेंगे, इसके मायके में तो इम्पोर्टेड शो पीस रखे हैं किचन में, और यहाँ तो नमकदानी तक प्लास्टिक की है, वो भी टूटी हुई।
माही समझने की कोशिश करो यार, इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले किचन का काम करवाएंगे। तुम बस 1 महीना धीरज रखो। 1 महीना? मैं तो सोच रही थी शादी के पहले ही तुमने ये सब कर लिया होगा और अब कुछ नया करोगे, जैसे नया फ्रिज, नया गैस स्टोव, माइक्रोवेव, और तुम कह रही हो कि धीरज रखो 1 महीने तक। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर, मजाक बन जाएगा मेरा तो। तुम हर वक्त दूसरों से कंपेयर मत किया करो यार। तुम्हारी सहेलियों के पति इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। मैं तो बस अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं चाहती हूँ किचन चमचमाता हो। जब कोई आए तो कहे, वाह माही ने कितना सुंदर सजाया है। मुझे इम्पोर्टेड जार्स चाहिए, कांच के बर्तन चाहिए और टाइल्स भी बदलवानी है। तुम चाहो तो अभी से लिस्ट बना लो, मैं नोट कर लूंगा, पर थोड़ा सा वक्त दे दो यार। अगले महीने सैलरी आई नहीं कि तुम्हारा ये सपना पूरा। बस सच वादा? अरे वादा, तुम सपना देखो, पूरा करना मेरा काम। कुछ साल बाद। रवि, अब तो ये घर और भी छोटा लगने लगा है। देखो ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खिलौने, उसका पलंग सब इधर उधर पड़े रहते हैं। हमें 2 BHK तो लेना ही होगा। जानता हूं, पर थोड़ा सब्र करो यार। मेरी सैलरी अभी बस घर चलाने लायक है। थोड़े पैसे PF में जमा होने दो, प्रमोशन हो जाए, फिर देखो 2 BHK पक्का लेंगे। तुम ना हर बार थोड़ा सब्र कर लो, ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चे का अपना रूम तो होना चाहिए ना, मम्मी जी का अलग, हमारा अलग। क्या ये सब 1 BHK में पॉसिबल? सीता जी जो काफी देर से माही की बातें सुन रही थी, अरे बहू, बच्चा तो अभी छोटा है, माँ बाप के पास सोएगा तो और अच्छा है, बड़ा होगा तो अलग कमरा ले लेना। नहीं माँ जी, अभी से उसकी हैबिट डालनी है। प्रिया के बेटे को देखा, 2.5 साल का है, लेकिन उसका अपना रूम है, अपना बेड है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही रहे। माही, हर बार प्रिया का एग्जाम्पल तो मत दिया करो। प्रिया का पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उनकी इनकम अलग है, हमारी अलग। कंपेयर करना बंद करो। तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कम है क्या? मैं चाहती हूँ उसका भी अपना रूम हो, अच्छे टॉयज, और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे स्कूल में पढ़े। लो, अब स्कूल का भी चैप्टर शुरू हो गया। माही यार, अब बस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रवि के ऑफिस जाने के बाद माही अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है शाम को। रवि आज प्रिया से मिली थी। उसका बेटा अभिषेक 2.5 साल का है और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। सोचो, इंटरनेशनल स्कूल। मुझे भी अपने बेटे को वहीं एडमिशन दिलाना है। इंटरनेशनल स्कूल? अरे माई, हमारा बेटा तो अभी बोलना सीख रहा है, प्ले स्कूल भी चलेगा अभी के लिए। नहीं रवि, मैं अपनी सहेलियों के सामने झुक नहीं सकती। अगर प्रिया का बेटा इंटरनेशनल स्कूल जाएगा तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। प्लीज रवि, मैं ऑलरेडी प्रिया को बोल कर आई हूँ, हम भी वहीं एडमिशन लेंगे। तुमने प्रिया को बोल भी दिया? मतलब मुझसे पूछे बिना फैसला भी कर लिया? रवि प्लीज, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तो अब ये भी कर दो ना। बहू, बच्चों की पढ़ाई दिखावे से नहीं होती। इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो रवि फीस का बोझ कैसे उठा पाएगा? माँ जी, ये दिखावे की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। जब प्रिया का बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पीछे रह जाए। ठीक है, एडमिशन का देख लेंगे, पर पहले मेरी सैलरी तो बढ़ने दो, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। अभी तो सब इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। नहीं रवि, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एडमिशन का सेशन यही है, अगर चांस मिस हुआ तो फिर साल भर वेट करना पड़ेगा। प्लीज रवि, इस बार मेरा काम मान दो ना। ठीक है, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। अरे हाँ, अभी कोशिश तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया के अभिषेक की तरह इंग्लिश बोलते हुए बड़ा होगा। माही की डिमांड हर बीतने वाले समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन, रवि मुझे लगता है घर में 90 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए। 90 इंच? अरे इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ, लग जाएगा। मैं चाहती हूँ जब कोई आए तो बोले, वाह क्या रॉयल सेटअप है। अरे बहू, रखने की जगह कहाँ है, ये घर तो खुद खंडहर जैसा बना हुआ है। माँ जी, खंडहर इसीलिए लगता है क्योंकि चीजें छोटी छोटी और पुरानी है। सब कुछ नया होगा तो लुक भी बदल जाएगा। नया सामान रखने से घर नहीं बदलता, घर बदलता है जब सोच बदलती है। और तेरी सोच तो सस्ती रसोई में कांच के बर्तन जैसी है। सोच बदलने से इंस्टाग्राम रील थोड़ी ना बनेंगे माँ जी, आजकल दिखावा ही सब कुछ है। दिखावे के लिए इतना बड़ा खर्च? ये EMI, किराया, बिजली सब कौन भरेगा? रवि, मुझे तो लगता है कि जब लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 90 इंच का टीवी और डबल डोर फ्रिज है तो कितनी रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट टीवी से थोड़ी ना मिलती है, रिस्पेक्ट तो संस्कार से मिलती है। संस्कार से पेट नहीं भरता माँ जी। प्रिया के घर डबल डोर फ्रिज है, उसमें इम्पोर्टेड जूस बॉटल्स रखे रहते हैं।
मैं उसके घर गई थी तो लगा मैं तो बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। प्रिया के घर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे? मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो। फ्रिज पुराना हो गया है, आवाज करता है, मुझे नया चाहिए। फ्रिज बदल लो, पर इतना बड़ा क्यों? घर ही छोटा है, डबल डोर कहाँ खड़ा करोगी? किचन में जगह बन जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो गैस वाला रैक हटवा देंगे। गैस वाला रैक हटेगा तो खाना कहाँ बनेगा? एडजस्टमेंट सीखो, जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं बहू, बस तू नहीं करना चाहती। तू समझती क्यों नहीं? ये सब दिखावे की जिंदगी है, लोग समझना ही नहीं चाहते। आजकल सोसाइटी में स्टेटस कितना मायने रखता है। स्टेटस के लिए मैं अपनी सैलरी और अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। सैलरी की धौंस किसे दिखा रहे हो? हाँ, सैलरी तुम्हारी है तो क्या हुआ? मैं अपनी पसंद की चीज भी नहीं बोल सकती? बहू, पसंद अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा डुबो देता है। माँ जी, आप हमेशा रोकती क्यों है? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके घर में रॉयल लुक आए? रॉयल लुक लकड़ी और टाइल से नहीं आता, रॉयल लुक तो घर वालों के रिश्ते से आता है। बिल्कुल सही कहा माँ ने। ओह, मतलब अब आप दोनों एक हो गए। हमेशा मेरी ही बातें इग्नोर कर दी जाती है। बेटा, इग्नोर नहीं करते, तू समझना, तेरी जरूरतें और तेरा शौक दोनों अलग है। माई समझो, मैं EMI दे रहा हूँ, ऊपर से अगर ये सब खरीद लिया तो मैं लूट जाऊंगा। तो क्या मैं अपनी सहेलियों से पीछे रह जाऊं? प्रिया, निधि सबके पास ब्रांडेड क्रॉकरी है। मैं जब उनकी टी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ। गरीब तो इंसान सोच से बनता है। तेरे पास इतना प्यार करने वाला पति है, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार से लोग कंपेयर नहीं करते माँ जी, दिखावा ही सब कुछ है। तो क्या मैं दिखावे के लिए सब कुछ बेच दूं? बेचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा खर्च करो ना। थोड़ा खर्च? अरे बहू, तू तो घर ही गिरवी रख देगी इस दिखावे में। सच कह रही है माँ, यह दिखावे के चक्कर में मैं लूट जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं गोल्ड डिगर हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ प्रायोरिटी समझो, पहले बचत फिर लग्जरी। मुझे लग्जरी चाहिए, बचत बाद में भी हो सकती है। अरे लग्जरी इंसान को अंधा बना देती है। माँ रहने दो, अब बहस बंद करो, ये नहीं समझने वाली। क्यों बंद करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है। फीलिंग समझता हूँ, लेकिन घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा सपना वो देखो बेटा जो पूरा हो सके। आप दोनों मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। सीरियसली लेता हूँ, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम हर वक्त कंपेयर ही करती रहती हो। कंपेयर तो करूंगी ना, अगर प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है और निधि का हस्बैंड डॉक्टर है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो अपने पति की मेहनत की कद्र कर बहू, यही सबसे बड़ा स्टेटस है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ माही, लेकिन मुझे वक्त दो। वक्त ही तो मांगते रहते हो तुम, क्योंकि यही तो सच्चाई है। बहू, दिखावे की आग बुझा ले वरना घर राख हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं खलनायक हूँ? नहीं माही, तू मेरी पत्नी है, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये कहकर रवि घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चाय पर, रवि, मैं चाहती हूँ क्रॉकरी सेट नहीं ले ले, इम्पोर्टेड वाला सेट ला देते। इम्पोर्टेड सेट कहाँ रखेगी? अलमारी तो पहले ही भरी पड़ी है। तो अलमारी बदल देंगे। बस, अब ये अलमारी, फ्रिज, टीवी, क्रॉकरी सब की लिस्ट बन गई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम ये रोज रोज की किचकिच बंद कर दो। मुझे धीरे धीरे नहीं चाहिए और हमें घर डूबता हुआ नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जान ले लोगी क्या? सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद, रवि, तुम्हें पता है आज मैं जब हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहां पायल आई थी स्कूटी पर। उसका बेटा भी वहीं पढ़ता है ना। अच्छा, तो ये कि मुझे भी स्कूटी चाहिए। मैं रोज रिक्शा से जाती हूँ, कितनी शर्म आती है पता है। सब लोग हंसते होंगे कि देखो कितनी गरीब है, रिक्शा में आती है। माही, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो पिछले महीने किचन का रिनोवेशन शुरू किया, आधा काम अभी भी बाकी है। अरे किचन तो मेरे लिए था ना, अब हमारे बेटे को भी तो टाइम पर स्कूल छोड़ना होता है। मैं हर रोज ऑटो पकड़ूं, फिर लाइन में लगूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूटी चाहिए मतलब चाहिए। माई, PF से जो पैसा निकाला था वो सब तुझ पर ही लगा है। टीवी, फ्रिज, नया सोफा, क्रॉकरी, और तुम चाहती हो कि मैं हर बार तुम्हारी नई डिमांड पूरी करूं। हाँ रवि, ये डिमांड नहीं, जरूरत है। प्रिया की स्कूटी देखिए कितनी क्लासी है, वो भी पायल की कॉलोनी में रहती है, उसके भी हस्बैंड ने दिलवाया, तो तुम क्यों नहीं दिला सकते? प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, हर महीने हिसाब से जीना पड़ता है। तुम हमेशा बहाना करते हो, हमेशा, कभी सैलरी, कभी PF, कभी लोन। मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती है, कहती है माँ ही तो सपनों की दुनिया छोड़कर झुग्गी में आ गई है। झुग्गी? यह घर झुग्गी है तेरे लिए? तो और क्या है, 1 BHK में सब घुसे पड़े,
माँ जी रसोई के पास जमीन पर सोती है, बेटा हमारा सोफा पर सो जाता है। मैं कब तक इस तरह एडजस्ट करती रहूं? अब तो मुझे 2 BHK चाहिए, स्कूटी चाहिए और अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। एक साथ 3 डिमांड। तुम चाहती क्या हो? मुझे बस नॉर्मल जिंदगी चाहिए रवि, दूसरों जैसी। नॉर्मल जिंदगी? ये नॉर्मल नहीं है क्या? छत है, खाना है, कपड़े है, इज्जत है। इज्जत तब मिलेगी जब मैं प्रिया और पायल के बीच खड़ी होकर प्राउडली बोलूंगी, मेरे पास भी स्कूटी है, मेरा भी 2 BHK है, मेरा भी बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। माही, तेरी इन डिमांड ने मुझे खा लिया है। पीएफ तोड़ दिया, सेविंग्स खा गई, अब लोन लेना पड़ रहा है। तो ले लो ना, लोन सब लेते हैं। प्रिया ने भी बताया उसका हस्बैंड लोन लेकर ही कार लाया है। प्रिया का हस्बैंड कमाता भी ज्यादा है। तू कंपेयर क्यों करती हो हर बार? क्योंकि कंपेयर किए बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये तरक्की नहीं है, दिखावा है। दिखावे में तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बर्बाद? शादी से पहले तुमने कहा था ना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब कहाँ गया वो वादा? मैंने कहा था, पर वक्त भी मांगा था। अभी मेरा प्रमोशन बाकी है, सैलरी थोड़ी बढ़े तो सब कर दूंगा। तुम्हारा प्रमोशन आएगा तब आएगा, पर मेरा प्रेजेंट कौन देखेगा? मेरे बेटे का बचपन कौन देखेगा? वो प्रिया का बेटा अभिषेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और मेरा बेटा लोकल प्राइवेट स्कूल में। ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस? माई, तुम तो हर चीज कंपटीशन में बदल देती हो। कंपटीशन नहीं है रवि, ये मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। रिस्पेक्ट लोन से नहीं मिलती माही, रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, सेटिस्फेक्शन से मिलती है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अच्छा, एक काम करता हूँ, कल ऑफिस में जाकर लोन की पॉसिबिलिटी पूछ लेता हूँ बस। सच? लोन मिल जाएगा ना? स्कूटी और 2 BHK दोनों ले लेंगे ना? स्कूटी देखेंगे पहले, घर की बात बात में। नहीं, मुझे सब चाहिए। तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अब मैं नहीं बैठने वाली। माही, तुम मेरी पूरी जिंदगी चूस लेना चाहती हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम हस्बैंड हो मेरे और मेरा हक है तुम पर। माही, थोड़ी तो समझदारी रख। दिखावे से घर नहीं चलता, घर सैक्रिफाइस और समझदारी से चलता है। माँ जी, आपने तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, पर मैं नहीं करने वाली कॉम्प्रोमाइज। बस करो माही, अब और नहीं। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। सर, आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में अर्जेंट बात करनी है। लोन? रवि का चेहरा उतर जाता है। माही और सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। माही सुनो, बैंक ने कॉल किया था, लोन कैंसिल हो गया। क्या? लोन कैंसिल? मतलब हमारा 2 BHK? कुछ नहीं बचा, सारी सेविंग्स खत्म, पीएफ, एफडी सब निकल गया। मैंने पहले ही कहा था दिखावे में मत पड़ो, अब देख लो नतीजा। माँ जी, मैंने बस घर और बच्चे के लिए चाहा था या जिद की थी? घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माही की मां अंदर आती है। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इतना कर्जा करा दिया रवि पर? माँ, मैं तो बस अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती थी। अच्छा चाहती थी या पड़ोसन और दोस्तों की बराबरी करना चाहती थी? बेटा, पालना है तो सब्र से पाल। तू जो कर रही है उसे सस्ती रसोई में कांच के बर्तन रखना कहते हैं। मैं सोच भी नहीं पाई कि सब इतना बिगड़ जाएगा। अब ना घर बड़ा हुआ, ना सपना पूरा हुआ। हाथ आया तो बस कर्ज और टूटे रिश्ते। बेटा, याद रख, घर खुशियों से बसता है, चीजों से नहीं। लालच से घर टूटते हैं। तेरी माँ सही कह रही है बहू, संभल जा वरना देर हो जाएगी। शायद सच में मैंने लालच में सब खो दिया। अभी भी वक्त है, जितना है उसी में रहना सीख, वरना ना घर की रह पाएगी ना घाट की। माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने दिखावे में आकर अपना और रवि का सुकून छीन लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ, जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, प्यार और अपनापन जरूरी है। रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप भी माँ जी। सभी खुश हो जाते हैं और शादी के बाद ये पहली शाम होती है जब घर में शांति और सुकून होता है।